नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और मेरे साथ है मेरे सीनियर साथी इशफाक गौहर। सलाम जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। एक बार फिर बहुत कुछ खास और नया लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, आप सबका, आपका भी और नाजरीन मोहतरम आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम सलाम जेके में जुड़ने के लिए। हस्बे वादा आज आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत है। उस वक्त जब आप ऑफिस निकलने की तैयारी में है, स्कूल कॉलेज जाने की तैयारी में, और फटाफट से हम आपको आने वाले 55 मिनट में बताएंगे कि रियासत के अंदर यानी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ सियासी, समाजी और इख्तिसादी सूरत हाल बनी हुई है। इसके साथ साथ बात करेंगे मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि 2019 के चुनावों का बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन के तहत आज पहली नोटिफिकेशन की जो है बाज़ाब्ता तौर पर आज से उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, यानी जो डेट्स उनकी तरफ से दिए गए थे आज से नोटिफिकेशन पहली जो है वो जारी की जाएगी। जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक यानी रियासत जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी रियासत तक हर जगह पर सियासी तूफान जो है वो मचा हुआ है। हर नुक्कड़ चौराहे पर सियासी बातें हो रही है और उन बातों के बीच क्या कुछ हवा बन रही है, उस हवा को परखने के लिए आज हम जरूर बात करेंगे। और इस सिलसिले में जहां रियासत जम्मू कश्मीर से मुख्तलिफ तज्जिया निगार हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे हम उनके साथ, लेकिन बात अभी तक की बड़ी खबरों की भी हम करेंगे जिनका ताल्लुक रियासत जम्मू कश्मीर के बाहर से है। और सबसे पहले बात आज करेंगे साबिक वजीर दिफा और गोवा के चीफ मिनिस्टर मनोहर पारिकर की, जिनका कल इंतकाल हो गया है। मनोहर पारिकर रियासत जो मुल्क के वजीर दिफा भी रहे हैं और वजीर दिफा रहने के साथ साथ वो गोवा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। कल लंबी अलालत के बाद, काफी दिनों तक बीमार रहने के बाद जो है उनका इंतकाल हो गया है। मनोहर पारिकर की खबर के फौरन बाद जो ही ये खबर सामने आई तो सबसे पहले ट्वीट जो है वो सदर हिंद की तरफ से किया गया, जिसमें मनोहर पारिकर को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत भी पेश किया गया और उनकी खिदमात को याद किया गया। उसके फ़ौरन बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ताज़ियती पैगाम जारी किया गया, जिसमें मनोहर पारिकर को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। मनोहर पारिकर के बारे में दो तीन चीज़ें काफ़ी अहम है। एक ये कि मनोहर पारिकर जब वज़ीर दिफा रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे साल 2014 से 2017 के दरमियान, तो दो बड़ी चीज़ों पर उन्होंने बात कही थी। एक कहा था कि डिफेंस डील के अंदर जो मिडल मैनशिप होती है, जो बिचौलिया का काम होता है, जो एजेंट्स का काम होता है, उसे वो ख़त्म करेंगे। एक ये अज़म लेकर वो डिफेंस मिनिस्टर बने थे। और रफ़ाइल फाइटर जेट जब ये मामला चल रहा था और बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की तरफ से उस पर दस्तखत किए गए थे, तो पहले 4-5 मरहलों के अंदर बहस्ते वज़ीर दिफा के मनोहर पारिकर का रोल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। उसके साथ साथ 4 बार गोवा के वज़ीर आला भी रह चुके हैं और गोवा की वज़ीर आला की हैसियत का टेन्योर जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस बार जब वो वज़ीर आला दोबारा बने थे तो मिक्सचर ऑफ पार्टीज थी, यानी मुख्तलिफ पार्टियों के साथ वो मिलकर काम कर रहे थे। और यही वजह है कि जिस दिन मनोहर पारिकर का नाम अनाउंस हुआ तो सभी लोगों की तरफ से जो है वो सपोर्ट किया गया। और कल जब मनोहर पारिकर का इंतकाल हुआ तो इंतशारी कैफियत जो है वो वहां पर पैदा हुई है। हमारे साथ जो है निशांत भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में और हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर भी जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे और अब गोवा की सूरत हाल क्या है, क्योंकि वहां पर अब ये माना जा रहा है कि अगली हुकूमत कौन, क्योंकि सबकी नजरें जो है वो लगी हुई है अब गोवा के गवर्नर हाउस पर कि अगले वजीर आला कौन। क्योंकि चलिए, निशांत हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। निशांत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा कि आप बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर क्या कुछ है
आज राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान तो किया गया है, लेकिन क्या कुछ वर्ड आ रहा है बीजेपी हेडक्वार्टर से एक, और अब सबकी नजरें जो है वो गवर्नर हाउस पर है कि अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे गोवा के, क्योंकि आवाजें काफी डिफरेंट आ रही है। और इस बीच खबर यह भी है कि कांग्रेस ने भी गवर्नर को एक खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि अब बीजेपी के पास पूरा बहुमत नहीं है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखा जाए। तो क्या कुछ खबर है आपके पास? देखिए, मनोहर पर्रिकर जी के निधन के बाद बीजेपी ने आज की अपनी सारी चुनावी सभाएं रद्द कर दी हैं, सारी मीटिंग्स रद्द कर दी गई हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक 10 बजे सात लोक कल्याण मार्ग पर होगी, जिसके बाद बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री जो हैं वो गोवा के लिए मनोहर पर्रिकर जी के अंत्येष्टि कार्यक्रम के लिए निकल जाएंगे। इसके अलावा अगर गोवा के राजनीतिक सिचुएशन की बात करें तो बीजेपी अभी वहां बेहद मजबूत स्थिति में है। दरअसल बीजेपी मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद और फ्रांसिस डिसूजा जो इससे पहले बीजेपी विधायक जिसके निधन के बाद सीट खाली हुई थी, अब बीजेपी के पास 12 जो हैं वो विधायक हैं और कांग्रेस के पास 14 विधायक हैं। साथ ही बीजेपी को समर्थन प्राप्त है एमजीपी का जिसके पास 3 विधायक है, महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी का जिसके पास 3 विधायक है, एक एनसीपी का जिसके पास 1 विधायक है और एक निर्दलीय का। तो कुल मिलाकर 20 विधायक इस समय बीजेपी के समर्थन में हैं और गोवा में चूंकि 2 कांग्रेस के नेताओं का इस्तीफा देने के बाद, विधायकों का इस्तीफा देने के बाद और 2 सीटें निधन के बाद जो खाली हुई हैं, टोटल 36 सीटें रह जाती हैं और 19 पर बहुमत को सिद्ध करना है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी अभी गोवा में बेहद मजबूत स्थिति में है। देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री किसको बनाया जाता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि गोवा की गवर्नर मृदुला सिन्हा जो है वो एक बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह व्यवहार कर रही है और गोवा कांग्रेस को वो मिलने तक का समय नहीं दे रही है। नेता प्रतिपक्ष ने इससे पहले भी जो कांग्रेस के थे उन्होंने पत्र लिखा था तिलवेकर ने, तब भी मृदुला सिन्हा ने उनको मिलने का समय नहीं दिया और अब कल रात में भी एक पत्र लिखा गया जिसमें सीधे तौर पर कहा गया कि मिलने का समय दीजिए। दरअसल जो कांग्रेस ने पहले पत्र लिखा था उसमें साफ तौर पर 4 बिंदुओं में पूरी बात कही थी। पहले चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है इस समय गोवा विधानसभा में, तो उसको बहुमत करने का समय देना चाहिए। दूसरा, राज्यपाल को सीधे तौर पर कहा था कि आप विधानसभा भंग नहीं कर सकते हैं। और तीसरा कहना था कि जल्द से जल्द जो कांग्रेस है उसको जो है वहां पर सरकार बनाने का मौका दिया जाए। निशांत, ये भी खबर आ रही है कि कुछ पॉलिटिकल सर्कल्स इस बात पर भी टिप्पणी कर रहे हैं कि शायद केंद्र डायरेक्टली प्रेसिडेंशियल रूल वहां पर एनफोर्स करे और रास्ता हमवार कर दे। देखिए, इसलिए मैंने पहले बताया कि जो पत्र कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के द्वारा लिखा गया था वहां पर उन्होंने साफ तौर पर राज्यपाल को कहा था क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी हम है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप विधानसभा भंग मत कीजिएगा, नहीं तो इसको भविष्य में चुनौती दी जाएगी। बहुत शुक्रिया निशांत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात मनोहर पर्रिकर की हो रही थी जिनका कल इंतकाल हुआ था। IIT ग्रेजुएट थे, 4 बार रियासत के वजीर आला रह चुके हैं और वजीर दाखिला के तौर पर भी मुल्क के अंदर उन्होंने अपना काम जो है वो किया है। बढ़ते हैं अपनी एक और खबर की ओर और बात करते हैं OIC के इजलास के हवाले से। और OIC के इजलास के हवाले से खबर यह है कि जिस तरीके से गुज़श्ता दिनों न्यूजीलैंड के अंदर एक खुदकुश मामला सामने आया था जिसमें राइफल बरदार ने मस्जिद के अंदर गोली चलाई थी जिसमें 50 के आसपास लोगों की मौत जो है थी वो हुई थी। उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर इस पूरे वाकये की मजम्मत हो रही थी। लेकिन अब खबर यह है कि OIC का इजलास जो है वो 22 मार्च को तलब किया गया है। OIC का इजलास, खुसूसी इजलास जो है वो 22 मार्च को तलब किया गया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो जरा से खबर है और जो कल पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के साथ बात शेयर की, उसमें कहा गया कि जो 22 मार्च को इजलास मुनक्किद होने जा रहा है उसमें न्यूजीलैंड के अंदर 2 मस्जिदों के अंदर जिस तरीके से हमला किया गया और 50 के आसपास लोगों की शहादत हुई है, इसको लेकर जो है वो हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी और किस तरीके से इसका रिएक्ट करना है पूरी दुनिया के अंदर और क्या मैसेज वहां से मिला है, उन सभी मामलात पर जो है वो
गुफ्तगू होगी और ये माना जा रहा है कि ये इजलास जो है वो इस्तांबुल के अंदर होगा और सभी ममालिकों को दावतनामे इरसाल किए गए हैं। 22 मार्च को न्यूजीलैंड हमले के बाद अब OIC का इजलास जो है वो दोबारा खारजा वजारत का तलब किया गया है। इसके साथ साथ वापस अपनी रियासत मुल्क की ओर आते हैं और आपको बताते चले कि लोकपाल कानून को लेकर मुल्क के अंदर काफी ज्यादा सियासत देखने को मिली थी और आपको याद होगा कि अन्ना हजारे ने भी लगातार मैराथन किया था भूख हड़ताल को लेकर। उनका मानना था कि लोकपाल जो है उसे नाफिज किया जाए और लोकपाल के दायरे में सभी लोगों को लाया जाए ताकि अकाउंटेबिलिटी जो है वो पैदा हो सके। उसके साथ साथ उसी लोकपाल के हवाले से अरविंद केजरीवाल की भी पैदावार हुई थी और अरविंद केजरीवाल जो था उनकी पार्टी का क़याम अमल में लाया गया था। रियासत दिल्ली के जो है वो वजीर आला भी मुंतखब हुए थे। लेकिन कल बड़ी बात जो मरकजी काबीना की तरफ से चलते भी सामने आई है जिसमें उन्होंने अब जस्टिस PC घोष को लोकपाल का हेड बनाने का फैसला ले लिया है। जस्टिस PC घोष जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर अपने फराइज जो है वो अंजाम दे चुके हैं और एक काबिल घराने से ताल्लुक रखते हैं। उनके वालिद भी चीफ जस्टिस थे, खुद भी चीफ जस्टिस जो है वो रह चुके हैं और इनकी दो बड़ी बातें जो है वो काफी ज्यादा मीडिया सर्कल्स में मानी जाती है। एक जस्टिस घोष का एक बड़ा फैसला जो उन्होंने सुनाया था वो तमिलनाडु के वजीर आला जय ललिता और उनकी सहेली VK शशिकला के खिलाफ भी सुनाया था और उसके साथ साथ जस्टिस घोष और जस्टिस अमृवती रॉय ने 2017 में जहां उन्हें पब्लिक ऑफेंडर करार दिया था और कहा था कि इस तरीके से उन्होंने जो है अपना काम किया है। उसके साथ साथ 2017 में उन्होंने LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह के खिलाफ भी बाबरी मस्जिद मामले में उन्हें गिल्टी करार देकर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही थी और सरकार की तरफ से अब उन्हें लोकपाल का जज जो है वो लोकपाल का जो चेयरमैन नॉमिनेट किया गया है। तो ये तो बड़ी खबरें थी जो हम आपको बता रहे थे मुल्क के अंदर यानी दिल्ली से जो बराह रास्त खबरें थी। अब जरा सीधे से रुख करते हैं अपनी रियासत जम्मू कश्मीर की और जम्मू कश्मीर की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले चुनावी दंगल की बात करते हैं क्योंकि आज बाज़ाब्ता तौर पर पहले मरहले की नोटिफिकेशन का इजरा होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो तरतीब दी है, जो तश्कील डेटों की दी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया कि कब, कहां और कैसे चुनाव होगा, उसके तहत इलेक्शन कमीशन की पहली नोटिफिकेशन जो है वो जम्मू और बारामूला सीट के लिए जो है वो आज निकाली जाएगी। इलेक्शन प्रोसेस जो 2 लोकसभा सीट्स के लिए जम्मू पुंछ और बारामूला कुपवाड़ा के लिए जो है वो पहले मरहले की नोटिफिकेशन जो है वो आज जारी की जाएगी रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरफ से और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो आज 9 बजे अभी इजरा की जाएगी, जो हमें बताया जा रहा है कि 5 मरहलों में जो चुनाव होंगे उनमें पुंछ, बारामूला, कुपवाड़ा सीट के जो चुनाव हैं वो पहले मरहले में होंगे। उधमपुर, डोडा, श्रीनगर, बडगाम, उधमपुर, डोडा और श्रीनगर बडगाम की जो सीट है वो दूसरे फेज में होगी और अनंतनाग, पुलवामा सीट साउथ कश्मीर की जो है वो तीसरे, चौथे और 5वें मरहले में होगी। यानी साउथ कश्मीर की सीट को जो वो 3 हिस्सों में जो है वो बांट दिया गया था और लद्दाख की सीट जो है वो 5वें मरहले के तहत वोटिंग के तहत आएगी। और नोटिफिकेशन के हिसाब से जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें कहा गया कि जम्मू, पुंछ और बारामूला कुपवाड़ा लोकसभा सीट के लिए जो है नॉमिनेशन जो है वो 25 मार्च तक नॉमिनेशन पेपर जो है 25 मार्च तक जो है वो दिए जा सकते हैं और उन पेपरों की जांच जो है वो 26 मार्च को की जाएगी। तो कुल मिलाकर आज से पहले मरहले की नोटिफिकेशन आने के बाद सियासी दंगल शुरू हो गई। हमारे साथ हिलाल हांजुरी श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं जिनसे हम नॉर्थ कश्मीर की सियासत पर बात करेंगे। हिलाल हांजुरी साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पहली नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और पहली नोटिफिकेशन के मुताबिक श्रीनगर, नॉर्थ कश्मीर जो हमारा बांडीपुरा और कुपवाड़ा बेल्ट जो है वहां पर चुनावी दंगल का आगाज होगा और इसी तरीके से जम्मू पुंछ लोकसभा सीट पर भी आज से चुनावी दंगल का आगाज जो है वो होगा। सबसे पहले जानना चाहूंगा कश्मीर वादी की, जहां तक मैं बात करूं, किस तरीके का माहौल है और क्या कुछ ग्राउंड पर हलचल आपको नजर आ रही है? कौन से ऐसे कैंडिडेट है जो काफी स्ट्रांग माने जाते हैं और मुकाबला किस तरीके का है?
देखिए जौहर, माहौल की अगर बात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब इलेक्शन के लिए तारीखों का ऐलान किया तो उसके फौरन बाद ही अब सरगर्मियां खुलकर शुरू हो गई हैं और हर पार्टी, चाहे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आजाद उम्मीदवार, कांग्रेस या जितने भी छोटी बड़ी पार्टियां हैं वो अपनी सरगर्मी में शामिल हो चुके हैं। और इसी तनाजुर में कल शाह फैसल, जो कि एक उम्मीदवार हो सकते हैं कुपवारा बारामूला लोकसभा सीट के लिए, तो उसने भी कल श्रीनगर में बाकायदा तौर पर अपनी जो पार्टी है उसको शुरू किया है, उसको लॉन्च किया है। तो इस तरह से हर पार्टी ने अब सरगर्मियां शुरू कर दी हैं और 25 तारीख तक, जैसा कि आपने खुद कहा कि लोकसभा सीट बारामूला कुपवारा के लिए नॉमिनेशन भरने के लिए आखिरी तारीख जो 25 तारीख होगी और 26 तारीख को फिर कागजों की जांच पड़ताल होगी। तो इस तरह से जब हम इस पर्टिकुलर पार्टी सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर खासकर जो मुकाबला है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान है। और यहाँ पर पीडीपी ने जो ट्रेड यूनियन लीडर है उसका नाम जो है उसके नाम का ऐलान किया और इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो उम्मीदवार है वो साबिका वजीर भी रह चुका है, तो वो अब यहाँ पर आमने सामने होंगे। लेकिन तीसरे और चौथे सतह पर अगर देखा जाए तो शाह फैसल की जो पार्टी है वो खुद यहाँ पर कैंडिडेट हो सकते हैं और एक और कैंडिडेट जो जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद गनी लोन जिसे हेड कर रहे हैं, तो उनकी जमात से भी मुमकिन तौर पर या तो सज्जाद गनी लोन खुद होंगे या कोई और होगा। लेकिन मुकाबला इन्हीं चारों के दरमियान हो सकता है। लेकिन मुकाबले में जब पहली और दूसरी की बात की जाती तो उसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे अव्वल पर हो सकते हैं। हिलाल, जहां तक पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, जिस तरीके से आपने कहा, तो उन्होंने अपना कैंडिडेट जो वो राजा एजाज अली नॉमिनेट किया है गुजर बेल्ट से जिनका ताल्लुक है। जहां एक तरफ से ये है, वहीं दूसरी तरफ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मारूफ ट्रेड यूनियन लीडर को सामने रखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अनऑफिशियली जो है वो बातें सामने अकबर लोन साहब का चेहरा है। तो मुकाबला तिकोनी है या मुकाबला फिर चारों तरफ से होगा? क्योंकि शाह फैसल के आने के बाद किस तरीके की हलचल आपको इस नॉर्थ कश्मीर के अंदर है, अगरचे कोई ऑफिशियल स्टैंड अभी उनका भी नहीं है कि वो चुनावी दंगल में आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो आते हैं तो किस तरीके का दंगल आपको नजर आ रहा है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाकायदा तौर पर मोहम्मद अकबर लोन का नाम जो है वो तजवीज़ किया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर नॉमिनेशन कौन भरेगा। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि लास्ट टाइम जब यहाँ पे लोकसभा के इंतखाबात हुए तो उस वक्त 30,000 के मार्जिन से मुजफ्फर हुसैन बेग ने ये सीट जीत ली थी। लेकिन इस बार सिचुएशन कहीं ना कहीं काफी डिफरेंट है, काफी अलग है, क्योंकि तब के बाद कहीं ना कहीं जो बाइकआउट का असर है वो भी रह सकता है और दूसरी जानिब जो वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है। चाहे उसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे या शाह फैसल, एक अहम इफेक्टिव यहाँ इस एरिया में बन सकता है। तो इस तरह से दोनों पार्टियों का वोट शेयर किस हद तक इन दोनों जमातों की तरफ रागिब होता है वो एक अहम नुक्ता यहाँ पर है। लेकिन कुल मिलाकर जो फाइट है, जो नजरिया है, क्योंकि कल भी हमने देखा कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इज्तिमा था और उसके साथ साथ पीडीपी का जो इज्तिमा था, तो इनसे साफ नजर आ रहा है कि यहाँ मुकाबला इन दो के दरमियान होगा। लेकिन इसमें ये बात भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती है कि इसमें शाह फैसल का जो वोट शेयर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो वोट शेयर होगा उससे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। फिलहाल चलते चलते ये भी बताइएगा, जहां तक मुजफ्फर हुसैन बेग की बात करें जो कदावर नेताओं में पीडीपी के माने जा रहे, इस बार चुनावी दंगल से वो बाहर है और अभी तक कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन भी मुजफ्फर बेग साहब की न जम्मू में नजर आई न कश्मीर में नजर आई। तो क्या आहिस्ता आहिस्ता करके मुजफ्फर बेग साहब ने सियासत को खैराबाद कहना शुरू कर दिया? देखिए, ये हम खैराबाद की बात तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफी वक्त से उनकी तबीयत ठीक भी नहीं थी और सेहत के हिसाब से जो उनकी तबीयत वो काफी नासाज थी। लेकिन जितने भी पार्टी मीटिंग्स हुई हैं उनकी अहलिया जो है वो उन मीटिंग्स में शामिल रही हैं। तो इस तरह से मुजफ्फर हुसैन बेग के बारे में अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या वो, क्योंकि अंदाजे और अटकलियां और खबरें और अफवाहें ये भी चल रही थी कि जो मुख्तलिफ मीटिंगें पार्टी की हुई है, चाहे बारामूला में हुई है, श्रीनगर में हुई, तो उनमें मुजफ्फर हुसैन बेग की शिरकत न होने की वजह से बताया जा रहा था कि वो नाराज हैं। कुछ कहते थे कि वो शायद सियासत से दूर हो रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीजें अभी खुलकर सामने नहीं आ रही हैं और यही बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। ठीक है हिलाल, ये भी बताइएगा कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्थ कश्मीर जो है वो अहम इलाका माना जाता है। अगरचे बारामूला को मिलिटेंसी फ्री भी करार दिया गया, लेकिन सरहदें काफी पास में और खामोश भी नहीं है। तो किस तरीके से सिक्योरिटी प्रेजेंस को आप वहां पर देख रहे हैं? हिलाल, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं?
तो लगता है हिलाल के साथ हमारा राब्ता कट गया है और बढ़ते हैं आगे, क्योंकि चुनाव की बात हो रही है और चुनाव की बात अब दूसरी बात भी हमारे साथ आ रही है। सीधे जम्मू चलते हैं जहां से विनोद कुमार जी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और रविंदर शर्मा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ स्पोक्स पर्सन भी ज्वाइन करेंगे। खबर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खीमे से आ रही है, जहां पर यह खबर आ रही है कि पार्टी ये मन बना रही है कि प्री पोल अलायंस के तहत जम्मू की 2 अहम सीट, जम्मू के अंदर जो 2 सीटें हैं उसमें जो है वो पीडीपी का सपोर्ट कांग्रेस को हो सकता है। ये बातें जो है वो जराए से हमारे पास आती कि पार्टी लीडरशिप जो है वो इस बात पर सोच रही है कि जम्मू, पुंछ और उधमपुर डोडा सीट के लिए कांग्रेस को सपोर्ट किया जाए। अगरचे हतमी फैसला आज या कल मुतवक्का हो सकता है, लेकिन जराया से जो हमारे पास खबर है वो ये है कि अगर बीजेपी को दूर रखना है इन दोनों सीटों से तो इत्तेहाद काफी जरूरी है। जिस तरीके से श्रीनगर में इत्तेहाद की कोशिशें आ रही हैं, वहीं पर खबर यह है कि पीडीपी कांग्रेस का इत्तेहाद जो है वो हो सकता है और प्री पोल अलायंस के तहत सपोर्ट जो है वो कांग्रेस को किया जा सकता है। खबर आ रही है हमारे पास जम्मू से। इस खबर को मजीद परखने के लिए सीधे जम्मू चलते हैं, जहां से हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, क्या कुछ ताजा तरीन खबर आपके पास है? क्योंकि हमारे पास जो खबर आ रही है वो ये है कि पीडीपी ऑफर सपोर्ट टू कांग्रेस ऑन 2 लोकसभा सीट्स। किस हद तक हम इस खबर को तस्दीक के साथ मान सकते हैं और पीडीपी जराया से क्या कुछ खबर आपके पास आ रही है? गौर मैं बता दूं, कल शाम तक ये ऑलमोस्ट तय हो गया था कि जुल्फिकार जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ेंगे और फिरदौस स्टाफ को कहा जा रहा था कि उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से आप लड़ें। लेकिन उसके बाद अचानक नेशनल कॉन्फ्रेंस इंटरवेन करके रिवील करती है कि वो कांग्रेस के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। कश्मीर की 3 सीटें छोड़कर के बाकी 3 सीटों पर अगर किसी तरह का समझौता करना है तो कांग्रेस के साथ बातचीत हो सकती है। फिर सारी चीजें साफ हो गई। उसके बाद हम सब जानते हैं कि कट्टर विरोधी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑफर ठुकराया वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को सूट किया और उन्होंने ये अभी प्लानिंग ये बनाई जा रही है कि वो अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी और उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी को, और कांग्रेस को अनकंडीशनल सपोर्ट करने पर विचार कर रहे हैं। तो अगर ये अनकंडीशनल सपोर्ट हो सकता है तो क्या ये माना जाए, चूंकि आज पीडीपी प्रेसिडेंट जम्मू का भी दौरा कर रही है, 2 दिन के टूर पर आ रही है, तो क्या आज इसको इन लेंथ एंड ब्रेड डिस्कस किया जाएगा और पीडीपी को कन्वे किया जाए, कांग्रेस को कन्वे किया जाएगा, ऑलरेडी कांग्रेस के साथ इन टच में है महबूबा मुफ्ती? जी बिल्कुल, पहले आज अपने लेवल पे जो पार्टी वर्कर्स हैं, जो कोर ग्रुप है, वो आपस में डिस्कस करेंगे और उसके बाद जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद आपस में इंचार्ज है, सैफुद्दीन सोद के साथ भी बातचीत चल रही है। तो कहीं ना कहीं आज शाम तक ये फैसला कर लिया जाएगा कि क्या वाकई में अनकंडीशनल सपोर्ट करनी है या फिर अपने कैंडिडेट उतारने हैं। इनकेस अनकंडीशनल सपोर्ट हो तो इसके क्या कुछ नताइज हो सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर पीडीपी अनकंडीशनल सपोर्ट जम्मू की दोनों सीट्स पर कर देते हैं तो किस तरीके के समीकरण उभर कर सामने आ सकते हैं और क्या कुछ सिचुएशन रह सकती है? देखिए गौर, पार्टी का वोट यानी पार्टी कैडर किसी दूसरी पार्टी को वोट देगा ये कहना बड़ा आसान नहीं होता है, जल्दबाजी होगी। और पीडीपी का जम्मू प्रोविंस में जो पुंछ रजौरी में थोड़ा स्टेक है और वहां कांग्रेस को उसकी मदद मिल सकती है। अगर जम्मू में जो मेन जम्मू डिस्ट्रिक्ट है उसमें पीडीपी का इतना ज्यादा स्टेक नहीं है, कहीं ना इनडायरेक्टली हेल्प हो सकती है कांग्रेस की। लेकिन किस तरीके से पीडीपी के कैडर, जो पीडीपी के लीडर अपने कैडर को किस तरीके से डाइवर्ट करते हैं ये सोचने की जरूरत है। क्या वो अपने कैडर को डाइवर्ट कर पाएंगे कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए, ये सोचने की बात है। तो अभी आज पहली नोटिफिकेशन भी जारी हो रही है, तो बीजेपी हेडक्वार्टर और बीजेपी के साथ क्या कुछ खबर आपके पास है? क्या कुछ तैयारियां हुई है, चूंकि नामों की अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो गई है? देखिए, नाम तय हो गए हैं, औपचारिक घोषणा नहीं हुए हैं। मनोहर पर्रिकर के ध्यान से चलते कल औपचारिक घोषणा नहीं हो पाएगी। अलबत्ता ये है कि जुगल किशोर याद से हैं, बाकी सारे नाम ऑलमोस्ट प्रकाशित हो चुके हैं सभी न्यूज़पेपर्स में। देखिए, आज से ये आधिकारिक तौर पर प्रचार शुरू कर देंगे और जुगल किशोर आज कुछ जगहों पर मीटिंग्स भी करेंगे। लेकिन मनोहर पर्रिकर के देहांत के कारण कुछ जो शेड्यूल्ड प्रोग्राम थे उनको पोस्टपोन किया गया है।
कि जब तक उनका संस्कार अंतिम संस्कार हो जाता है उसके बाद इनको दोबारा से रीशेड्यूलिंग की जाएगी इनकी। लेकिन यह है कि आज बीजेपी हेडक्वार्टर में गहमा-गहमी शुरू हो गई है, नेताओं को आना शुरू हो गया है, जो बूथ लेवल पर जो वर्कर्स है उनकी गाइड उनको कैसे करना है उनकी क्लास से शुरू हो गई है, तो कहीं ना कहीं एक्टिविटीज बीजेपी की बढ़ गई। बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ रविंदर शर्मा जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ स्पोक्स पर्सन भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खबर आ रही है कि पीडीपी अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो कांग्रेस को 2 सीटों पर कर रही है। अभी विनोद जी कह रहे थे कि कल तक कुछ अलग माहौल था, लेकिन रात देर गए ये डेवलपमेंट जो है हुई है। किस तरीके से इस खबर को देखिए और आपका ऑफिशियल रिस्पॉन्ड इस खबर पर? देखिए, ऑफिशियल लेवल पे तो अभी मुझे कोई उनकी तरफ से आधिकारिक सूचना नहीं है। मीडिया के माध्यम से जैसे आपको भी खबर है, हम ये महसूस सुनते हैं कि उनकी ये सोच है कि वो जो है वो पिछली बार भी जितना उनको वोट दिया था वो विभाजन का ही मंत्र हुई थी। और कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो है मैं फॉर्मेडेबल पोजीशन में है, मजबूत तरीके से है, और हम वेलकम करेंगे अगर वो इस तरह का समर्थन करें। तो मैं समझता हूं कि देश की राजनीति को देखते हुए और जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हैं, अगर विभाजन करने वाली ताकतों को रोका जाए, और उसमें मैं समझता हूं कि पीडीपी ऐसा कदम जरूर करेगी, हम उम्मीद करते हैं, और ऐसा करेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। रविंदर जी, कांग्रेस पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस की कोशिश में थी। दिल्ली के अंदर काफी मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो रुख इख्तियार किया कि 3 सीटें कश्मीर पर उन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। इनकेस अगर वो खबर उसी तरीके से चली तो शायद आज जो अनाउंसमेंट होनी थी वो भी नहीं हो पाएगी। जिस तरीके की खबरें आ रही थी कि आज या कल तक जो है वो फाइनल अनाउंसमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली हो जाएगी, तो क्या कोई अड़चन वहां पर है या अड़चनें सारी खत्म हो गई है? नहीं, देखिए, पिछला अगर अरेंजमेंट आप देखेंगे 2014 में भी इसी तरह का अरेंजमेंट हुआ था, तो ये कोई नई बात नहीं है कि बातचीत खत्म हो गई या इस पे बातचीत अटकेगी। वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप को कश्मीर बेस्ड पार्टी मानती है, ज्यादातर उनका इंटरेस्ट है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है, अपने इंटरेस्ट की बात की है, क्योंकि कांग्रेस तीनों खित्तों की नुमाइंदगी करना चाहती है। हमने उस तरह की बात भी हुई होगी कि लद्दाख, कश्मीर और जम्मू, और उन्होंने अपना इंटरेस्ट बता दिया, तो इससे ये नहीं नजर आता कि कहीं झगड़ा है। यही बात तो 2 दिन पहले जब गुलाम नबी आजाद साहब यहाँ आए थे तो ये बात चर्चा में हुई, और उन्होंने जो कमेटी है हमारी पार्टी की ITAP उसके साथ शेयर किया। तो फाइनल शेप मेरे ख्याल से दिल्ली में होगी, और मेरे ख्याल एक्सपेक्टेड लाइन पे बातचीत होगी। ये बाहर कहने के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए बातें हो सकती हैं, लेकिन यह कि ऐसी कोई नई बात नहीं है। ख्वाहिश हमारी जरूर है कि 1 सीट कश्मीर में हो, लेकिन चूंकि सीट शेयरिंग में और इस हालात में जो भी हाईकमान पे फैसला हमने छोड़ा है, क्योंकि 2 वक्त पहले भी गठबंधन में लड़ी है सीट शेयरिंग में, अब भी मुझे उम्मीद है कि उसी के तहत सीट शेयरिंग हो जाएगी, और उनके साथ तो सीट शेयरिंग के साथ काफी हद तक बात आगे पहुंची है। तो मैं ये मानूं कि 3:2 है? नहीं, 6 सीटें हैं तो 3:2, तो 6ठी सीट किसको दे रहे हैं आप? देखिए, ये तो फैसला हमें दोनों पार्टी की लीडरशिप मैंने कहा मैच्योर है। मकसद तो ये आता है कि गठबंधन जीते, मकसद ये नहीं है कि हम जीते वो हारे, वो जीते हम हारे। तो ऐसा ना वो सोचेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस, ना हम सोचेंगे सूरत हाल गठबंधन में या सीट शेयरिंग में। और मैं ये भी एक पॉजिटिव खबर है कि दूसरी पार्टी भी ये सोच रही हैं कि हम कैंडिडेट ना खड़ा करें तो उससे हमें मदद होगी। और कई ऐसी भी ताकतें मैदान में हैं जो कि डायरेक्ट बीजेपी से कन्फ्रंट करती हैं और मैदान में हैं, उसका लाभ भी कांग्रेस को होगा, पोजीशन को होगा, मुझे ये समझाती है। आप देख रहे हैं जम्मू में भी जिस तरह से जो लोग अभी तक नजर आते हैं कि मैदान में उतरे हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और उसके लिए खड़े हैं। तो इसलिए उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट जो है वो कांग्रेस को ही होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए रविंदर शर्मा जी, और ये कहने के लिए कि फिलहाल
अभी ऑफिशियली पीडीपी की तरफ से कोई बात कन्वे नहीं की गई, और अगर इस तरीके का कोई मन उनका है तो इसका वेलकम भी किया जा सकता है। बढ़ते अपनी एक और खबर की ओर। तो बिल्कुल बात करेंगे शाह फैजल की, चूंकि चुनावी मौसम है और कल शाह फैजल ने अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि जब वो ऐलान कर रहे थे राजनीतिक पार्टी का अपने, तो वहां पर काफी यूथ चेहरे वहां पर नजर आए। साथ ही साथ फैजल ने कहा कि हम कश्मीर के युवाओं के लिए सोचेंगे, कश्मीर की रुख को बदलकर रखेंगे। जेके पीपुल्स मूवमेंट उनकी पार्टी का नाम रखा गया है। कई सारे यूथ चेहरे भी इशफाक उस स्टेज पे नजर आए थे। और उनसे पहले की अगर बात करें तो शाह फैजल ने अपनी कई तकरीरों में ये कहा था कि कश्मीर के विकास के लिए हम काम करेंगे और कश्मीर के लोगों का जो रुख है वो बदलेंगे और कश्मीर की सोच भी हम बदल के रखेंगे। शाह फैसल की पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का बाज़ाब्ता ऐलान हो गया है और नारा अब हवा बदलेगी। नारा यह है कि अब हवा बदलेगी, यानी शाह फैसल का मानना है कि अब हवा बदलेगी क्योंकि वो मैदान में आ चुके हैं। नौकरी से इस्तीफा देने वाले साबिक IAS अफसर डॉक्टर शाह फैसल ने इतवार को अपनी सियासी पार्टी का कयाम के साथ ही पहला जलसा मुनक्किद किया। इतवार को श्रीनगर के राजबाग इलाके में जो जलसे आम उनकी तरफ से किया गया था, उसमें काफी तादाद में नौजवानों की शिरकत जो थी वो हुई थी, और साथ साथ कुछ ऐसे चेहरे भी थे जिनके बारे में यह माना जा रहा था कि शायद वो चेहरे नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहीं जाएंगे, जिनमें शैला रशीद का नाम भी बहुत काफी दिनों से जो था वह सामने आ रहा था। और यह माना जा रहा था कि शायद उमर अब्दुल्ला के काफी करीबी है और वो किसी भी वक्त चुनावी दंगल में आ सकते हैं। लेकिन शैला रशीद ने कल बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स मूवमेंट का दामन थामते हुए इस बात का ऐलान किया कि वो शाह फैसल की पार्टी के साथ ही काम करेंगी। जहां तक शाह फैसल की हम बात करेंगे तो ये IAS काडर, टॉप मोस्ट काडर के तहत चुनकर भी आए थे, 10 साल उन्होंने नौकरी भी की है। लेकिन उनका यह मानना है कि उनका ख्याल, जब वो IAS में आए थे तो उनका ख्याल यह था कि बिजली, पानी, सड़क, रोजगार के वसाइल अगर पैदा किए जाए तो शायद जम्मू कश्मीर का मसला जो है वो हल हो सकता है। 10 साल की नौकरी के दौरान उन्हें यह लगा कि यह मसले का हल नहीं है और मसले का हल सियासी तौर निकालना काफी ज्यादा जरूरी है। और अब वो ये चाहते हैं कि नौजवान का खून ना बहे, नौजवान पर पैलेट और बुलेट ना चले, और इस सिलसिले में वो अपना किरदार जो है वो निभाएंगे। कल शैला रशीद के साथ साथ मुंबई बेस्ड कश्मीरी ताजिर फेरोज पीरजादा भी स्टेज पर नजर आए, और साथ साथ बलदेव सिंह और डॉक्टर मसरत हाफिज जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, और जो वकील उजैर रोंगा और इकबाल ताहिर भी कल जो है वो जलसे में दिखे, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार भी किया है। लेकिन पार्टियां बनती बिगड़ती जरूर है, लेकिन रियासत के अंदर इस तरीके का आगाज शायद ही इस तरीके से कभी हुआ हो। इससे कबल अगर छोटी छोटी पार्टियां नेशनल स्टेट हुकअप पर जरूर हमने देखी, गुलाम हसन मीर साहब की पार्टी हमने देखी है, हकीम मोहम्मद यासीन साहब भी पार्टी बना चुके थे, और भी कुछ लोगों की तरफ से कोशिशें हुई थी, लेकिन वो कोशिशें जो है वो एक ही हल्के इंतखाब तक महदूद होकर रह गई और ज्यादा कोई असर उन्होंने पूरी रियासत में नहीं लिया। लेकिन यहां पर जो चेहरे दिखे ये ज्यादा बड़े चेहरे नहीं है, सियासी चेहरे नहीं है, लेकिन जरूर नौजवानों के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर वो काफी ज्यादा एक्टिव है। इसके क्या माने हैं, इसके क्या मकसद है, और क्या इससे हवा बदलेगी, जो शाह फैसल साहब का नारा है कि अब हवा बदलेगी। इस पर बात करने के लिए सुहेल काजमी साहब हमारे साथ, मारूफ तज्ज़ा निगार और कलमकार ज्वाइन कर चुके हैं। सुहेल काजमी साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अब हवा बदलेगी, शाह फैसल साहब का नारा है कि अब हवा बदलेगी, क्या हवा बदलने के आसार आपको कहीं नजर आ रहे हैं? बिल्कुल कहीं कोई हवा नहीं बदलेगी। अगर आप देखें, जिसका काम उसी को साजे, पॉलिटिशियन जो है पिछले 70 सालों से शेख साहब से लेके बख्शी गुलाम अहमद साहब से लेके सादिक साहब से लेके फारूक साहब से लेके अब उमर और महबूबा जी से लेके हालात ऐसे के वैसे ही है रियासत जम्मू कश्मीर में, 70 सालों में नहीं बदले। तो ये जो एक नौजवान जिसको अल्लाह ने एक बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी थी टू सर्व द पीपल, नॉट ओनली इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बट होल नेशन, वो कहीं भी सर्व करते 32-34 साल एज एन IAS। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कश्मीर में कि जो भी थोड़ा सा बुद्धिजीवी इंसान किसी भी स्ट्रीम में थोड़ा सा आगे निकलता है, उसको एक दिमाग में वो भी आ जाता है कि मैं एक अथॉरिटी बनना चाहता हूँ कश्मीर को लेके, और वो अथॉरिटी बनने के चक्कर में वो ऐसे स्टेप्स लेता है। और शाह फैसल, मैंने पहले भी बहुत इंटरव्यूज में कहा, ही इज वन ऑफ देम एंड ही इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग बट ही हैज वेस्टेड हिज कैरियर।
इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। लेकिन सर उम्मीद तो है ना कि वो बोल रहे हैं कि हाँ कश्मीर की हवा कश्मीर की रुख बदलेगी, आप कह रहे हैं इससे पहले तो कभी रुख बदली नहीं, लेकिन उम्मीद तो की जा सकती है क्योंकि शाह फैसल ने नौकरी छोड़ी और अब उम्मीद तो की जा सकती है क्योंकि युवा चेहरे हैं, युवा के अंदर कुछ करने की उम्मीद तो होती है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा युवा चेहरा है जिससे कोई हवा बदली जा सकती है क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत हैं और सियासी तौर पर उन्हीं प्रॉब्लम्स का तो निदान निकालना है, उसी के लिए तो खड़े हो रहे हैं आज। आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू बी प्रूव्ड एज ए गुड पॉलिटिशियन ऑन ग्राउंड। देखिए, पॉलिटिशियन बनने के लिए ही कुड हैव बीन अ वेरी गुड ब्यूरोक्रेट होल ऑफ हिज लाइफ, बट आई डोंट थिंक, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ही कैन नॉट बी जो इतना क्लियरिटी और इतना जल्दी इंपल्सिव डिसीजन लेता है, ही कैन नॉट बी ए गुड पॉलिटिशियन। कल अपने 29 नुकाती मंशूर का भी उन्होंने ऐलान किया और उसमें यह कहा कि पीपल्स मूवमेंट लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक मसले कश्मीर का हल तलाश करेगी। ये वेग टर्म आपको नजर आ रही है, क्लियर टर्म नजर आ रही है? देखिए जी, अल्लाह उनको कामयाब करे, हम दुआ करते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग पॉलिटिक्स में आए, बट इट इज नॉट एन इजी वे, यू नो, पॉलिटिक्स इज नॉट मेंट फॉर इम्पल्सिव पीपल या इनडिसाइसिव पीपल जो इमीडिएट रिएक्ट करते हैं। इट्स अ वेरी कूल अफेयर और रियासत जम्मू कश्मीर बीइंग ए सेंसिटिव स्टेट, वी शुड हैव गुड पॉलिटिशियंस। आने वाली जनरेशन में अच्छे बच्चे आने चाहिए पॉलिटिक्स में, हम भी चाहते हैं, लेकिन बड़े कूल हेडेड जो प्रॉब्लम को और लोगों के एस्पायरेशन को समझें और पल्स पकड़ के आगे चले। इफ यू हैव सीन यस्टरडे, हमारे जो ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर थे मनोज पारिकर साहब, जो गोवा के 4 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनकी डेथ के बाद आप उनके प्रोफाइल को पढ़िए, वो एक आइकॉनिक फेस थे पूरे गोवा में और पूरे इंडिया में बने। तो पॉलिटिक्स इज नॉट मेंट कि आपने आज नौकरी की, कल नौकरी छोड़ी, फिर आपने पार्टी बना ली और कश्मीर की अथॉरिटी बन गई और कश्मीर की पल्स के ऊपर बातें करना शुरू होगी एक ही दिन में। ये बड़ा डिफिकल्ट है और मैं दुआ करता हूं कि वो कामयाब हो जाए, लेकिन ये है कि इट्स अ फर्टाइल एक्सरसाइज। सोहेल काज़मी साहब, एक सवाल ये भी अभी सोशल मीडिया पर जो मेरे साथ चल रहा है, लोगों का ये भी मानना है, कुछ लोग लिख रहे हैं कि जब केजरीवाल भी आए थे तो इसी तरीके की हवा थी और बाद में वो दिल्ली की हवा बदलने में कामयाब हुए, तो क्या कश्मीर का केजरीवाल इसे माना जाए? आई डोंट थिंक सो। दिल्ली और कश्मीर में बहुत फर्क है। दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी, उसको ज्यादा रन करती है, होम डिफेंस दिल्ली के यूनियन गवर्नमेंट के पास है और दिल्ली की बातें कुछ और हैं, दिल्ली की फिजाई कुछ और है। और सबसे बड़ी बात है, केजरीवाल ने फर्म डिसीजन लेके ऑन ग्राउंड काम करना शुरू कर दिया था व्हेन ही वाज इन सर्विस। तो मुझे उसमें और इसमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। यू कैन नॉट कंपेयर दिल्ली विद कश्मीर, बट स्टिल आई होप कि अल्लाह करे इनको कामयाबी मिले, पर दिखता नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन कर अपनी बात रखने के लिए कि फिलहाल बड़े आसार नजर नहीं आ रहे और बड़ी हवा बदलने की कोई बात नहीं है, लेकिन कब हवा बदलेगी कहना काफी मुश्किल होता है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि शायद जमीनी सूरत हाल उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन जब चुनाव की हम बात करते हैं, चुनावी माहौल है, तो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला पीछे कैसे रहे, और बात करेंगे जरा फारूक अब्दुल्ला के बाद, पहले उमर अब्दुल्ला की, क्योंकि उमर अब्दुल्ला कल साउथ कश्मीर के अंदर थी और साउथ कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी करना कार्यदारद वाला मामला रहता है और वहां पर बात करना उसे मुख्तलिफ जावियों से देखा जाता है। बैनुल-अक़वामी मीडिया से लेकर लोकल मीडिया तक किस तरीके से उन खबरों को लिया जाता है, इस पर सबकी नजर जो है वो रहती है। कल उमर ने कहा कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार तो है, वादी की तीनों निशस्तों पर इत्तेहाद नहीं होगा, यानी 3 सीटें जो कश्मीर प्रोविंस की है इस पर कोई इत्तेहाद नहीं होगा। जनूबी कश्मीर को पीडीपी ने सजा दी। महबूबा मुफ्ती दूध, टॉफी और फोर्सेस के हवाले से काफी ज्यादा मशहूर है जनूबी कश्मीर में, और चंद ब्यूरोक्रेट और कुछ पार्टियों ने असेंबली इंतखाबात की मुखालफत की, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलें दरपेश आ रही है। कल उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिस तरीके से हर दिन नई पार्टी बन रही है, ये तजिया बेसिकली इस वक्त इसलिए अहम है क्योंकि मैं बात कर रहा था शाह फैसल की, और उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला का बयान इसलिए मैं अहम मानता हूं क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरीके से हर चौथे और 5वें दिन कोई पार्टी, कोई ग्रुप कश्मीर के अंदर बनाया जाता है, ये दरअसल कश्मीर की आवाज को डिवाइड करने की कोशिशें हैं। उनका मानना है कि जब उनकी पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन असेंबली के अंदर साल 2099-2000 के आसपास लाया, उसके बाद ही मरकजी हुकूमत ने इस बात का फैसला लिया
कि रियासत के अंदर सियासी आवाज को मुनक़सिम किया जाए, डिवाइड किया जाए, और यही वजह है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वजूद अमल में लाया गया। साउथ कश्मीर जिसे वेस्टर्न माना जा रहा है, बेस माना जा रहा है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, वहां पर खड़े होते हुए यह कहा गया कि पीडीपी अवामी हुकूमत, अवामी पार्टी नहीं है, बल्कि वो बनाई गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की आवाज को दबाने के लिए। एक आवाज तो ये थी कल उमर अब्दुल्ला की। कल दो बातें उन्होंने और भी बताई, इत्तेहाद की बात भी मैंने आपको बताई, पीडीपी की बात भी बताई। उन्होंने कहा कि पार्टियां सिर्फ वादी कश्मीर के अंदर ही क्यों बनती है, लद्दाख और जम्मू में क्या लोग नहीं रहते हैं, क्या उनकी सोच डिफर नहीं है, तो वहां पर सियासी पार्टियां क्यों नहीं बनती है। ये बात जो है उन्होंने जोर देकर कही है, और उन्होंने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं पीर मोहम्मद हुसैन और जस्टिस तौकीर का कि उन्होंने अलग पार्टी नहीं बनाई बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। इत्तेहाद की भी बात बताई, शाह फैसल पर तनकीद भी किया, और साथ साथ पीडीपी के हवाले से भी उमर अब्दुल्ला ने कल मोर्चा जो है वो अपना खोल दिया है। अब सीधे बात करते हैं पहले जम्मू की, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला की भी मैं बात जरूर करूंगा, लेकिन जम्मू की सियासत काफी अहम है। और जब हम जम्मू की सियासत की बात करते हैं तो जम्मू की सियासत, जैसे पहले विनोद जी भी हमारे साथ ज्वाइन किए थे तो उन्होंने अपनी बात रखी थी, लेकिन अब बात जरा भारतीय जनता पार्टी के उस बड़े शख्स की करते हैं जो काबीना के अंदर वजीर भी रहा और अपने मुनफरिद स्टैंड से पूरे जम्मू को यूनाइट करने का दावा भी उन्होंने पेश किया। टेलीविजन चैनल पर उसकी शक्ल आ चुकी है, यानी चौधरी लाल सिंह। कठुआ मामले के बाद चौधरी लाल सिंह लगातार सुर्खियों में रहे, पार्टी के साथ बराह रास्त बगावत भी की और इलाहिदा जलसे करके अवामी साख्त को मजबूत करने और अवामी साख्त को दिखाने के लिए उन्होंने हमेशा एसिड टेस्ट से गुजरकर भी वो आए हैं। कठुआ और आसपास के इलाके के अंदर जिस तरीके की सूरत हाल कठुआ रसाना मामला के बाद पेश आई थी, उसके बाद चौधरी लाल सिंह और एक और वजीर को पार्टी से बाहर का रास्ता, वजारत से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, जिसके बाद चौधरी लाल सिंह ने बीजेपी के दफ्तर में कदम नहीं रखा। जहां प्रदेश बीजेपी के दफ्तर में उन्होंने कदम नहीं रखा, वहीं पर खबर यह भी है कि दिल्ली में जब रसाना कठुआ रेप केस की सुनवाई चल रही थी और मुख्तलिफ मरहलों पर केस चल रहा था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली में अमित शाह और दीगर पार्टी लीडरों से मुलाकात की और उसकी नाराजगी को दूर करने की बात भी कही गई थी। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि उनकी पार्टी जो है, जिसे वो सोशो पार्टी बता रहे थे, वो बता रहे थे कि एक कोई सियासी पार्टी नहीं है, डोगरा स्वाभिमान संगठन, जिसने बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास अपनी रजिस्ट्रेशन की है और माना जा रहा है कि सिर्फ लास्ट फेज जो फाइनल सिंबल का है उसके लिए वो वेट कर रहे हैं, यानी पार्टी ऑलरेडी ईसीआई से रजिस्टर हो गई है। अब उनकी पार्टी ने यह फैसला लिया है कि चौधरी लाल सिंह जो है वो कठुआ उधमपुर डोडा सीट और जम्मू पुंछ सीट से भी लड़ेंगे, यानी दोनों सीटों पर वो खड़े होंगे। एक तरफ से बीजेपी के अभी भी है, बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, बीजेपी काफी टाइट लिप्ड है, बीजेपी के टॉप ऑफिशियल्स के साथ इनकी मीटिंग हुई है, और दूसरी तरफ से खबर यह है कि नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है, इनकी तरफ से बात सामने रखी गई है कि चौधरी लाल सिंह ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे तो अच्छी बात है, चुनावी दंगल और बेहतर होगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां इसको कैसे देखती हैं? सबसे पहले कांग्रेस का रिएक्शन लेंगे और उसके बाद डॉक्टर ताहिर चौधरी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जो बीजेपी का स्टैंड क्लियर करेंगे। सुरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कांग्रेस का टेक आपका चाहूंगा इस बात पर कि चौधरी लाल सिंह का फैसला हुआ है कि दोनों सीटों पर लड़ेंगे, बीजेपी के नेताओं में माने जाते हैं और अभी भी पार्टी ने बाहर का रास्ता नहीं दिखाया है। क्या किस तरीके से इस सियासी हलचल को जम्मू के अंदर कांग्रेस देख रही है? देखिए गौर साहब, जहां तक ताल्लुक है चौधरी लाल सिंह का, जब चौधरी लाल सिंह को निकाला गया था तब से लेकर आज तक ना तो ये साफ हुआ कि क्या वो बीजेपी के साथ है या नहीं है। उन्होंने इस अपने संगठन को एक अलग सा एक रास्ता देके और इस पे चल रहे थे। और आज आपके माध्यम से जैसे आप ये कह रहे हैं कि ये खबरें हमारे पास भी थी कि ये दिल्ली में जाके अमित शाह और उनके जो जितने भी कॉरिडोर्स हैं उनसे बात करते रहे तब से लेकर आज तक। और एक बीच में चौधरी लाल सिंह, मैं तो इसको ये मानूंगा कि ये एक बीजेपी का ही एक पार्ट है जो वोट डिवाइड करने के लिए इस सेक्शन को आगे किया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने कैंडिडेट को लेके ये इलेक्शन नहीं लड़ते।
और पार्टी जो अलग बनाई गई है, अभी तक आपने देखा कि ऑफिशियली उन्होंने रिजाइन भी नहीं किया है पार्टी, ना उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। तो ये बीच में एक ऐसे शख्स को डाल के उन्होंने सिर्फ वोट को डिवाइड करने की कोशिश की है ताकि अगले आने वाले इलेक्शन में उनको इसका फायदा मिल सके। ये साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जम्मू शहर भी इतना, यहाँ के लोग जो है बहुत दाना लोग हैं और वो अच्छी तरह परखते हैं कौन अच्छा है कौन खराब है, कहाँ पे कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। तो लोग जो आने वाला कल होगा उसमें फैसला मुझे लगता है लोग ठीक करेंगे। अगर इस तरह की साजिशें करके लोगों को डिवाइड किया जाएगा तो स्टेट के माध्यम से मैं ये देखूंगा कि जम्मू कश्मीर। लेकिन सुरेंद्र जी, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जानना चाहूंगा, बीजेपी को किस तरीके से फायदा होगा? बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी वोट जो आपको मिलना था वो चौधरी लाल सिंह ले जाएगा, और चौधरी लाल सिंह का अपना भी एक बेल्ट है क्योंकि 2 बार वो वहां से रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो किस तरीके से बीजेपी को फायदा होगा? बीजेपी को तो नुकसान है उल्टा। देखिए, मैं आपको एक बार बताऊं, क्योंकि हमारा जो वोट बैंक है, कम से कम कांग्रेस का अपना वोट बैंक जो होगा, जिस तरह आपने देखा पिछली बार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जब गुलाम नबी आजाद सब कैंडिडेट थे तो हमने कितना 50-60 हजार वोट से हमने इलेक्शन को हारा है। और कांग्रेस का अपने इतने तूफान के बहाव तक इसका मोदी का चर्चा था पूरी कंट्री के अंदर, और उस तूफान में भी हमने अपने वोट को इंटैक्ट रखा हुआ है। कांग्रेस का अपना वोट जो है वो कहीं बाहर नहीं जाएगा। रही बात जो इनका फ्लोटिंग वोट होगा, वो अब वो सही फैसला लेंगे, क्योंकि मुल्क में प्रधानमंत्री को वोट मिलना है और मुल्क के अंदर कौन सी सरकार, सेकुलर सरकार बनाने के लिए लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है। तो मुझे लगता है जम्मू के लोग जो है वो सही फैसला लेंगे, और ये जो अभी की ये मनगढ़ंत ये पॉलिसीज चल रही हैं, एक पैर भाजपा के अंदर एक पैर जम्मू के अंदर, जम्मू के लोगों को भी बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो मुझे नहीं लगता ये आगे चल पाएगी। एक अच्छा फैसला होगा और लोग वोट ठीक जगह डालेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर रियासत जो है एक सेकुलरिज्म के आधार पे जिस तरह हम लोग रह रहे हैं, हिंदू सिख मुस्लिम बौद्ध सारे मिलके, और उस चीज को कायम रखने के लिए आज सही फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र सिंह जी, अपनी बात रखने के लिए, कांग्रेस का टेक देने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी भी ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले कि आप चौधरी लाल सिंह वाले मामले पर रिएक्ट करें और पार्टी अपना रेस्पॉन्स दे, हमारे पास खबर आ रही है, चूंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो पाई क्योंकि उसमें चूंकि आज राष्ट्रीय शोक का ऐलान है, लेकिन फिर भी हाँ या ना में मैं चाहूंगा, जो हमारे पास खबर आ रही है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर, जुगल किशोर शर्मा जम्मू पुंछ, मोहम्मद मकबूल वार बारामूला कुपवाड़ा, सोफी यूसुफ साहब पुलवामा अनंतनाग सीट और खालिद जहांगीर श्रीनगर बडगाम सीट से पार्टी ने क्लियर किए हैं। किस हद तक इस खबर को हम सही माने? देखिए, जहां तक जम्मू की बात है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब और जुगल जी का तो कंफर्म है, ये लोग कंफर्म ही हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल वहां से नहीं आया, क्योंकि हमारे जो सीएम है मनोहर पारिकर साहब कल वफात पा चुके हैं। तो उस वजह से जैसे ही ये रिपोर्ट्स आएंगी तो सारा क्लियर हो जाएगा, और श्रीनगर के भी जो अब हमारे नाम ले रहे हो कैंडिडेट्स के कंफर्मेशन क्लियर हो जाएंगी। और ग्राउंड लेवल पे हमारा काम चल रहा है, हम लोग वर्क कर रहे हैं, मेहनत सारी पार्टी कर रही है, कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्योंकि अभी लास्ट टाइम चल रहा है इस टाइम पे, तो सब कुछ अच्छा होगा। हम पॉजिटिव हैं इस इलेक्शन को लेके। पॉजिटिव है डॉक्टर ताहिर चौधरी आप इस इलेक्शन को लेकर, लेकिन जम्मू दंगल की अगर बात करूं तो जम्मू दंगल के अंदर हर दिन एक नई चीज उभर कर सामने आती है, और इस बार जैसा पहले लग रहा था कि शायद आप चौधरी लाल सिंह को मनवाने में कामयाब हो गए, जिस तरीके से बीजेपी के मुख्तलिफ लीडरों से हमारी बात हो रही थी, लेकिन अब उनके संगठन की तरफ से कहा गया कि वो तो अब दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो पार्टी के अंदर है या पार्टी के बाहर है? देखिए, चौधरी लाल सिंह साहब ने जब ज्वाइन किया था तो उन्होंने सेंटर से उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, हाईकमांड की तरफ से ज्वाइनिंग हुई थी, तो उस चीज का फैसला भी सेंट्रल हाईकमांड ही लेगा उनके रिगार्डिंग, और उन्होंने अपना संगठन बना दिया है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए उनका ताहिर चौधरी साहब इधर जिम्मन रोकूंगा। कांग्रेस पर तो यही आरोप था ना कि फैसला जो है वो जनपद वनपद से होता है कहीं से, और गांधी फैमिली सारा फैसला करती है। आप अपने स्टेट का फैसला दिल्ली से क्यों सुनवा रहे हैं हमें? फैसला सीधा साहब वो पार्टी में है या नहीं है, बता दीजिए आज इसमें प्रॉब्लम क्या है? पार्टी में वो नहीं है इस टाइम पे, इसीलिए उन्होंने अपना तो एक्सपेल करने की भी बात तो कर दीजिए ना कि उसको एक्सपेल किया है नहीं किया है। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, पार्टी में वो नहीं है, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं दोनों सीटों से, वही वजह है एक। बाकी जो बड़े फैसले होते हैं गौर साहब, वो पार्टी हाईकमांड लेती है,
वो स्टेट लेवल पे नहीं दिए जाते। ठीक है ताहिर साहब, ये भी बताइएगा कि अगर वो पार्टी में नहीं है और पार्टी ऑफिशियली भी नहीं बता रही है, उसको निकाला है, तो पार्टी के खिलाफ भी वो प्रचार कर रहे हैं। जितना वो आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, उतना वो कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं, उतना वो एनसी के खिलाफ कर रहे हैं, उतना वो सब लोगों के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी को कोई नुकसान होगा चौधरी लाल सिंह के खड़ा होने से? कितना खतरा आपको महसूस हो रहा है ग्राउंड पर? नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे जो दोनों सीट्स हैं सेफ सीट्स हैं। हम लोगों ने बहुत काम किया हुआ है। अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की बात करते हैं, उन्होंने डे नाइट काम किया जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में उन्होंने काम किया। और जहां दूसरी तरफ आप जुगल जी की बात करते हो, उन्होंने भी बहुत काम किया है। हमारा काम पब्लिक देखेगी, काम को देख के, डेवलपमेंट को देख के जनता वोट देगी और पूरी जनता हमें वोट देगी, क्योंकि ऐसी डेवलपमेंट पहले कभी नहीं जम्मू कश्मीर में हुई थी, स्पेशली इन दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में। दोनों जी ठीक है। एक और चीज जो पॉलिटिकली आपसे जानना चाहूंगा, हमने खबर ब्रेक की थी कि पीडीपी अनकंडीशनल सपोर्ट कर सकती है कांग्रेस को 2 सीटों के अंदर जम्मू के अंदर। इन केस वो भी होता है तो किस तरीके से आप समीकरण देखते हैं? एक तरफ से चौधरी लाल सिंह साहब आपके खिलाफ, एक तरफ से 2-3 पार्टियां एक तरफ से होंगी, तो क्या आपको लगता है कि कहीं पर चोक हो सकता है और कहीं पर मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है बीजेपी को उसके बाद? नहीं, हम शुरू से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत हमारा कार्यकर्ता करता है जो ग्राउंड लेवल पे होता है। हमारी मेहनत चल रही है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं गौर साहब। और जहां तक अब इन दलों की बात करते हो कि एक दूसरे से अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, ये सभी लोग इस टाइम पे एक हो चुके हुए हैं। इनको एक रहने दीजिए, एक होने दीजिए। जितना ये इकट्ठे होंगे, जनता जानती है, जनता अपना जवाब देगी, अवाम अपना जवाब देगा वोट डाल के, और वो आपको बहुत जल्दी उस रिजल्ट का पता चलेगा जब रिजल्ट निकलेंगे आने वाले टाइम पे। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद चौधरी साहब हमारे साथ बात करके इस पर रिएक्ट करने के लिए कि फिलहाल दिल्ली से ही फाइनल फैसला होगा चौधरी लाल सिंह का। लेकिन इत्तेहाद कोई भी बने, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काम बोलता है और काम दोनों मेंबरान पार्लियामेंट की तरफ से जम्मू के अंदर किया गया है। बात जरा पीडीपी की करते हैं जी। तो बिल्कुल अब बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर बोले हैं और फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और अब्दुल्ला अब सीएम की रेस में है। हालांकि उनका दिमाग काम करता है, वो पार्लियामेंट में रहना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बिजली पानी की समस्या तो दूर हुई नहीं, लेकिन बीजेपी ने विकास के दावे बहुत किए। साथ ही उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर भी बोला। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के बाद राजनीति खूब हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो शहीद हुए जवान, उनके घर आज तक कोई नहीं का। तो तमाम बातें फारूक अब्दुल्ला ने कल अपने एक तकरीर के दौरान कही। जम्मू के अंदर फारूक अब्दुल्ला मौजूद थे और फारूक अब्दुल्ला ने जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर खबरें गश्त कर रही थी कि शायद फारूक अब्दुल्ला जो है वो रियासत के अंदर कमान दोबारा थामेंगे और वापस रियासत के वजीर आला बन सकते हैं। उन खबरों पर रोक लगा दी और उन खबरों को साफ किया कि उनका इस तरीके का कोई भी मन नहीं है, बल्कि वो पार्लियामेंट के अंदर श्रीनगर बडगाम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे और उमर अब्दुल्ला जो है उनकी पार्टी की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत जो है वो करेंगे। कल उन्होंने सीधे सीधे से बात जो है वो उठाई भारतीय जनता पार्टी पर और कहा कि बीजेपी जो वादे कर चुकी थी उन वादों को आज तक पूरा नहीं किया गया। उनका मानना था कि जो 15 लाख का वादा था वो कहां पर गया, जो और स्मार्ट सिटीज का वादा था वो कहां पर हुआ। और साथ साथ जिस तरीके से हर्ष आपने खुद कहा कि उन्होंने पुलवामा हमले की भी बात कही है, तो वो बात भी उन्होंने कल कही कि इसको जानबूझकर इतना बनाया गया कि हालात जंग तक पहुंचे। बल्कि छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसी रियासतों के अंदर जहां पर नक्सली हमले होते हैं और 40-40, 50-50 सीआरपीएफ के जवान एक साथ शहीद होते हैं, लेकिन आज तक कोई भी उन जवानों के घर में कोई नहीं गया, उन शहीदों के घर में कोई नहीं गया और किसी ने भी आज तक इस तरीके का एजिटेट नहीं किया जिस तरीके से पुलवामा हमले को मनाने की कोशिश की गई, जिससे यह साफ हो रहा है कि हमले के बावजूद भी उस पर सियासत की गई। तो चलते चलते अब आपको जरा महबूबा मुफ्ती का बयान भी बता देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सभी पार्टियों का तो हाल हमने बता दिया और साबिक रियासती वजीर आला महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो बयान सामने रखा गया है, भाजपा के साथ इत्तेहाद करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी, महबूबा मुफ्ती का बयान आया है। लेकिन इस बयान के अंदर एक और बयान है कि पीडीपी कारकुन असल मुजाहिदीन है। यह कल वजीर आला, साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दीनी जमातों और टीचरों के खिलाफ कार्रवाई से हालात और अबतर होंगे।
अपने स्टैंड को क्लियर उन्होंने क्या किया कि जो सबसे बड़ा मुजाहिद है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्कर्स है, क्योंकि न तो बंदूक हाथ में ली और ना ही पत्थर हाथ में ली, लेकिन उसके बावजूद ही जिस तरीके से बदलाव रियासत के अंदर उन्होंने लाया है, दरअसल यही काम मुजाहिद का होता है और जिस तरीके से वो लड़ते हैं उसी तरीके से मुजाहिद को लड़ना चाहिए। ये बात कल साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की तरफ से की गई है और इस पर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा जो है बातें लिखी जा रही है। कुछ लोगों की तरफ से तनकीद किया गया है, कुछ लोगों ने उसको बड़े पॉजिटिव मैनर में लिया है, लेकिन इन दिनों साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती जो है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा गिनी जा रही है, काफी ज्यादा उस पर ट्रोल हो रहा है, काफी ज्यादा उस पर लिखा जा रहा है और यही इलेक्शन का एक ट्रेंड है कि किसी न किसी तरीके से आप अपनी पार्टी को जिंदा रखें और उसी तरीके से कल उनका बयान जो है उसके बाद अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हलचल जो है वो पैदा हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। तो समय की थोड़ी पाबंदी है, आप सोशल मीडिया पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया देती रहिए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है, हम बेहद बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो वक्त की थोड़ी कमी है, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, हर खबर पर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे और मेरे सीनियर साथी इशफाक गौहर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।